चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो शुरू करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण हमारा हिस्सा है, कनिष्ठा। इसमें सर तीन। अब स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, जो पहले स्क्रीन शेयर हो रही थी ना अपनी। जी जी, मैं करता हूँ सर, करता हूँ। हाँ, हो गई सर। हो रही है, हो गई सर। अच्छा, चलिए ललित भाई, अभी रिकॉर्डिंग भी है, स्क्रीन स्क्रीन शेयर भी है और मैं भी दिख रहा हूँ, सारी चीजें सही है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है सर। चलिए ठीक है। बढ़िया है। अभी आज थोड़ा लेट चालू कर रहे हैं हम। ठीक है। देखिए, कनिष्ठा क्यों समझनी है, क्योंकि ये जीव शास्त्र भी कहता है कि इस उंगली को हटा दो आप तो 50% आपके हाथ की ताकत कम हो जाएगी। ये उंगली सबसे छोटी लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है और यही जीवन का दृष्टिकोण है। बाकी उंगलियों के कार्य अपने आप में श्रेष्ठ ही है, सभी उंगलियां अपनी अपनी जगह बहुत विशेष है। लेकिन ये उंगली क्यों विशेष है, क्योंकि ये दुनिया को देखती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात समझ लो आप। आपकी कनिष्ठा का सीधा संबंध ऑसिपिटल लोब से है। आपका जो मस्तिष्क है उसका सबसे छोटा पिछला हिस्सा, अगर ये ऐसा आपका मस्तिष्क है, कुछ ऐसा लगभग इंसान का मस्तिष्क ऐसा है, इसमें अलग अलग हिस्से हैं। ये प्री फ्रंटल है, फ्रंटल है, पैराशियल है, टेम्पोरल है, और ये छोटा सा पीछे बना है ऑसिपिटल। ये कनिष्ठा से संबंधित है। यानी आप जो देखते हो उसकी प्रतिमा जो है वो आपके मस्तिष्क के पीछे वाले हिस्से में, जहां आप सर तकिए पे रख के सोते हो, वो वाला हिस्सा आपका, वहां पे प्रतिमा बनती है आपके, जो भी आपने देखा। और सबसे पहली बात ये समझ लो कि दुनिया में आप जो आंखों से देखते हो वो आंखों को कुछ भी समझ में नहीं आता है। आंखों को तो कलर भी नहीं दिखते। आंखों को तो कलर भी नहीं दिखते। आंखों को केवल फ्रीक्वेंसी दिखती है। आंखों को केवल फ्रीक्वेंसी दिखती है, अलग अलग कलर्स की। और ये सारे कलर्स आपके मस्तिष्क के अंदर बनते हैं। ऑसिपिटल लोब में आपका लाल, हरा, नीला, पीला कलर बनता है। दुनिया में वो जो बाहर है वो आंखों को आपके दिखता नहीं है। आपकी आंख केवल और केवल उस रंग से निकलने वाले तरंग को पकड़ती है, मस्तिष्क के अंदर भेजती है और वहां उसका अर्थ लगाया जाता है। अब इस चीज को और थोड़ा विस्तार से समझेंगे तो हम जो देख रहे हैं वो वास्तविक क्या है, ये हमारे मस्तिष्क को तय करना है। हमारा मस्तिष्क जो तय करेगा वही चित्र सामने है। हमारा मस्तिष्क जो तय करेगा वही चित्र सामने है। अब मैंने क्या देखा और आपने क्या देखा और किसी और ने क्या देखा। भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन से बोल रहे थे कि तुम देखो ये सारा विश्व मेरे अंदर समाहित है और मैं ही इस सृष्टि का रचयिता हूं और मैं ही इस सृष्टि का संहारक हूं। जो भी सारे लोग तुम्हें सामने दिख रहे हैं, जो जिसको तुम मामा, काका, गुरुजन और तुम्हारे सगे संबंधी कहते हो, भाई कहते हो, वो सारे नश्वर देह है जिनका सारा नियंत्रण मेरे पास है। लेकिन वो दिखता ही नहीं है उसकी। उसकी क्या गलती है? वो कहता है भगवान, मन्यस्य यदि तच्छक्यम मयम दृष्टि मितिम प्रभो योगेश्वरो ततो में त्वम दृष्टियानात् माम न अव्ययम। हे भगवान, अगर तुम ऐसी चीजें मुझे दिखाना चाहते हो तो पहले मुझे वो क्षमता दो, तभी तो मैं देख पाऊंगा तुमको। यहाँ पे एक बात हमें समझनी है कि आप जो देख रहे हो वो आपकी क्षमता है, वो सत्य नहीं है। वो आपकी क्षमता है। आपने क्या देखा, आपने आज देखा, कल देखा या आने वाला समय देखा, आपने जो देखा उससे आपने क्या अनुमान लगाए,
ये आपकी चेतना का विस्तार है। आपकी कनिष्ठा आपके चेतना का विस्तार। बहुत कम बार कनिष्ठा का विकास। 90% कनिष्ठा अपने विकास में कम है। 3% कनिष्ठा अपने विकास को हासिल कर रही है। 7% लोग कनिष्ठा की श्रेष्ठतम विकास में बैठे हैं। हमने जो एक कक्षा ली थी, डेमो कक्षा, उसमें मैंने कनिष्ठा के ऊपर ही अपना दृष्टिकोण रखा था। वो भी सारी स्लाइड्स मैंने आज इसमें दी, और भी हमें विस्तार से बहुत सारी बातें जाननी है। संभवतः 2 या 3 कक्षाएं कनिष्ठा हमारी चलेगी, लेकिन कनिष्ठा को बड़ी गंभीरता से लीजिए। कनिष्ठा कम होना बड़ा होना आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में इतना ही है कि आपकी कनिष्ठा कैसे आप समझो, और उसमें से आपको आपकी चेतना का विस्तार करना है। मेरी कनिष्ठा का विकास कम है, इसका मतलब अब मेरी चेतना का विकास नहीं, ऐसा नहीं। आपको ये अगर जान के पता चल गया कि हमें और कुछ मेहनत करनी है, हमें और कुछ इसमें जो खाली जगह है भरनी है, तो आप जीवन को चूकेंगे नहीं। और जीवन में ऐसा भी नहीं कि कम कनिष्ठा वाले लोग बहुत कम जीवन में नसीब वाले हैं। कनिष्ठा का काम इतना ही है कि आपकी चेतना का विकास। कई बार बड़ी कनिष्ठा इंसान को बहुत कुछ देने के लिए काबिल नहीं है, और कई बार बहुत कम विकसित कनिष्ठा विश्व के श्रेष्ठतम लोगों के हाथ में पाई गई है। तो कोई भी इसमें मलाल ना हो, कोई भी किसी को उसमें छोटा बड़ा फील नहीं करना है। मैंने अक्सर देखा है, जब भी मैं कनिष्ठा पे बात करता हूँ और कनिष्ठा की जानकारी, जिनकी छोटी कनिष्ठा है वो बड़े दुखी हो जाते, और जिनकी कनिष्ठा अच्छी है बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन कम कनिष्ठा वाले भी बहुत श्रेष्ठ लोगों की मैं आज आपको पहचान कराऊंगा। उन्होंने क्या किया और कैसे हासिल किया, ये भी हम समझें। हस्तरेखा में छोटी उंगली, बुध की उंगली, यह संपर्क, यहीं पे 2 मिनट रुक जाए। मात्र ये एक शब्द नहीं है, ये हमारे जीवन की व्याप्ति है। हमारे पास आज की तारीख में लोगों से संपर्क बनाने के सैकड़ों बहाने हैं। हम व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, फेसबुक है, और न जाने कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। उसके अलावा हम जब लोगों को मिलते हैं, जब लोगों से मुखातिब होते हैं, जब लोगों से हम सहज होते हैं, हम दुनिया को किस दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि दुनिया के साथ भी तो हमें एक दृष्टि रख के एक संपर्क बना के चलना है। आप अलग थलग नहीं हो, इस दुनिया का हिस्सा हो। आपका दुनिया के साथ कैसे संपर्क हो रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण काम। कनिष्ठा का सर्वश्रेष्ठ कार्य संपर्क। मेरा दूसरों के साथ संपर्क कैसे। व्यवसायिक कुशलताएं तो हासिल की जा सकती है। आज तो बहुत सारे व्यवसाय गुरु बार बार आप कितनी गलतियां कर रहे हो और हम कितना श्रेष्ठ है, और आप हम हमारे पास आके सीखो, ये सारा बता रहे हैं व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, यहाँ वहां। और हम भी उनको कुछ चंद रुपयों में गुरु बना लेते हैं, उनको समझ लेते हैं, और फिर थोड़े दिनों में छोड़ देते हैं। व्यवसायिक कुशलताएं और संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। संपर्क और संबंध, जब संपर्क होगा तभी संबंध बनेंगे। तो कैसे संपर्क है आपकी समाज में, आप कैसे हो। क्योंकि आपको अगर आगे बढ़ना है तो वो एक ही बहाना है, समाज। और समाज ही आपको आगे लेके जाएगा। लेकिन आप समाज में आगे बढ़ने के लिए समाज का उपयोग कैसे करते हैं, इसका सारा श्रेय संपर्क को जाता है। मैंने कैसे लोगों से संपर्क स्थापित किया, और फिर लोगों ने मेरे लिए क्या किया।
इसकी लंबाई और विशेषताएं आपकी सामाजिक बुद्धिमत्ता, मानसिक चपलता के बारे में जानकारी प्रदान करती है। कनिष्ठा की लंबाई और विशेषताएं आपकी सामाजिक बुद्धिमत्ता। देखिए, आप आपके बाद दूसरों के लिए आप एक व्यक्ति हैं। आप खुद के साथ कैसे भी व्यवहार कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरों के साथ कैसे करते हो, ये बहुत मायने रखता है। इसे हम ओवरऑल कॉमन सेंस कहते हैं, सारासार विवेक। मैं कैसे दूसरों के साथ अपना संपर्क बना रहा हूं, ये मेरी एक बहुत ही विशेष गुणवत्ता है, जो मुझे चुनने का अधिकार तो है नहीं, जो दिया है उसको समझने का अधिकार। एक बहुत विशेष खिलाड़ी है माइकल जॉर्डन, जो अमेरिका के बास्केटबॉल के कैप्टन रह चुके हैं और आज की तारीख में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अमीर खिलाड़ियों में एक। आप सभी लोग माइकल जॉर्डन को जानते होंगे ना, कोई जानता है क्या? संभवतः सबके स्पीकर ऑफ कर दिए गए हैं, इसलिए शायद कोई आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन माइकल जॉर्डन को जरूर जानिए। माइकल जॉर्डन ऐसी शख्सियत है जिसने जीवन को जीने के और जीवन को देखने के तरीके बदल दिए। माइकल जॉर्डन का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, मर्यादाएं डर जितनी काल्पनिक है। मित्रों, डर क्या है? डर एक कल्पना है। और लिमिटेशंस क्या है, मर्यादाएं क्या है? एक काल्पनिक समझ है हमारी। देयर आर नो लिमिटेशंस इन लाइफ। किसी भी इंसान को कोई मर्यादा नहीं रोक सकती। और माइकल जॉर्डन का कहना है कि डर और मर्यादाओं का बहुत करीबी रिश्ता है। मर्यादाएं डर जितनी काल्पनिक है। डर कहां रहता है? डर किसी गली पे, नुक्कड़ पे, चौराहे पे किसी ने देखा है क्या? नहीं, कहीं भी डर नहीं। डर आपके मस्तिष्क में बैठा है। और डर क्या है? अज्ञान। ये बहुत बड़ी बात समझ लो कि जब आपके पास ज्ञान आ जाए, आपका डर खत्म है। जब तक आपके पास ज्ञान नहीं है, तब तक आपके पास डर है। आजकल आप रेलवे, हवाई जहाज, कहीं पर भी जाएं, वहां पे बहुत सारी जगह सूचनाएं दिखी रहती है कि अनजान बैग को ना छुए, अनजान चीजों को ना छुए। कुछ भी ऐसा दिखे तो पुलिस को आप इत्तला कर दो, बता दो। अगर आप कोई अनजान चीज या किसी का बैग अकेला पड़ा हुआ देखते हो, तो आदमी डर से भर जाता है, भाई इसके अंदर कोई बॉम्ब तो नहीं, उसके अंदर क्या है भगवान जाने। अब मसला यह है कि हर साल 80 लाख बैग यात्राओं में गुम हो जाते हैं। अमेरिका में इसका हर साल ऑक्शन होता है, और ये सारी बैग वहां पे बहुत सारे बिजनेसमैन यात्राओं में, लोगों की जो छूट गई, रह गई, जगह पे मिली नहीं, इधर उधर भटक गई, फिर इंश्योरेंस ने पैसे दे दिए, रफा दफा हो गया, लेकिन वो बैग तो कहीं ना कहीं घूमते घूमते पहुंच गई, ऑक्शन में पहुंच गई। वहां पे लोगों ने फिर उसको ऑक्शन में ले लिया, और कई बार लोगों को, उन्होंने उस बैग को जितने पैसे दिए उससे कई गुना ज्यादा पैसे मिले, क्योंकि कुछ बहुत ही अंदर विशेष चीजें मिल गई।
और हम क्या करते हैं, डरते हैं किसी बैग को। किसी के लिए अवसर है, किसी के लिए डर है। अब देखने का नजरिया है। अब क्या देख रहे हो आप सामने? आप एक डर भरा बैग देख रहे हो या आप एक बहुत बड़ा अवसर देख रहे हो? हमारे संस्कार कहते हैं कि अनजान चीजों को हमें नहीं लेना, बशर्ते वो चीज आपको ऑक्शन में मिलती है तो आप जरूर लेंगे। फिर भी उसमें आपको एक अनुमान लगाना है कि इस बैग की कीमत कितनी लगाऊं, $2 लगाऊं या $200 लगाऊं। और फिर उसके ऊपर बैगेज बैटल नाम का एक बहुत बड़ा टीवी सीरियल चलता है, शायद आप में से किसी ने देखा भी होगा। बैगेज बैटल अमेरिका का सीरियल है, काफी मशहूर है। कभी मौका आवे तो जरूर देखना। हर साल जो बैग एयरपोर्ट पे, रेलवेज पे गुमशुदा में चली जाती है, वो अंत में उसका एक दिन ऑक्शन करके बेच दिया जाता है। हम उसमें क्या देख रहे हैं, अवसर। ये बैग तो एक बहाना है, बैग को तो छोड़ दो। आप जीवन को कैसे देख रहे हो? एक अवसर की तरफ देख रहे हो। अभी किसी ने बताया कि मैं रिटायर हो गया। आपको रिटायरमेंट का दुख है या आनंद है, ये आपका नजरिया है। संभव है किसी को दुख होगा कि यार मेरी मेरी कुर्सी चली गई, मैं रिटायर हो गया, अब मेरी पहचान भी चली गई। मैं जीवन के ऐसे पड़ाव पे आ गया हूं जहां पे मुझे अभी गवर्नमेंट ने विश्रांति करने के लिए प्रमाणित कर दिया। लेकिन मैं कहता हूं कि आप बहुत नसीब वाले हो, आप सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करके आप फ्री हो गए। जो भी जमा पूंजी है उसको लो और बहुत सारा अभ्यास करो, पूरी दुनिया देखो, घूमो, जानकारी लो। सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई। गवर्नमेंट ने भी आपको रिटायर कर दिया, घर वाले तो रिटायर कर चुके हैं। क्योंकि अब आप जिस उम्र में हो, आपकी बहुत सारी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी पूरी हो गई। अब तो आपको आजाद पंछी की तरह आकाश में उड़ना है। तो ये अपना दृष्टिकोण है कि आप उसको कैसे देखते हैं। कोई लोग दुखी होते हैं, कोई लोग खुश हो जाते हैं। कौन किसमें क्या अवसर ढूंढता है, ये आपकी कनिष्ठा तय करेगी। मानसिक चपलता और सामाजिक बुद्धिमान। मैं समाज के साथ कैसे आगे बढ़ रहा हूं? समाज असाधारण अवसरों का एक माध्यम है। मैं लोगों से कुछ भी करवा सकता हूं और कुछ भी हासिल कर सकता हूं। मैं लोगों पर कैसे अपना प्रभाव डालूं और उनसे जो भी चाहिए वो करवा, ये मेरी क्षमता कनिष्ठा देती है। हाथ की उंगलियों में बुद्ध की उंगली सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह व्यवहारिक सूझबूझ और व्यापारिक कुशलता को दर्शाती है। कितनी शानदार बात बताइए, व्यवहारिक सूझबूझ। सारा जीवन व्यवहारिक सूझबूझ पे ही तो टिका है। कोई भी चीज कैसे करनी है, अपना निवेदन कैसे रखना है, सरलता से, विनम्रता से, बुद्धिमानी से। मैं तो कहता हूं हर आदमी को जीवन में निरंतर कृष्ण चरित्र को बांचना चाहिए। कृष्ण चरित्र पढ़ते रहो। सारी व्यवहारिक आपकी उलझन खत्म हो जाएगी जीवन की। धर्म समझना है, प्रभु राम जी को पढ़ो। व्यवहार कुशल होना है, भगवान श्री कृष्ण जी को पढ़ो। कूटनीति में आज तक उनके जितना श्रेष्ठ व्यक्ति इस धरती पर नहीं हुआ। अपने अपने उसूलों पे जीवन जिया और बगैर किसी को कोई नुकसान किए ये आदमी अपनी सारी ऊंचाइयों को पाता गया। हाँ, उसके जीवन को अगर कहीं बहुत बड़ा धोखा है, कोई आपत्ति है, तो उसके साथ दो हाथ करना वो भी सही है, ऐसा उन्होंने ही बताया। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। आपके अगर जान पे कुछ बनता है तो आपको खुद के संरक्षण के लिए, खुद के बचाव के लिए शस्त्र उठाने होंगे, और वो धर्म के लिए मान्यता है। आपके जीवन को बाकी सारे दृष्टि में अगर कोई भी कितना भी व्यथित, दुखी और किसी भी सवाल का जवाब न मिलता हो, कृष्ण चरित्र एक बार पढ़े।
निरंतर पढ़े, आपके जीवन की सारी दुविधाएं खत्म हो जाएंगी। तो व्यवहारिक सूझबूझ आपके पास आपकी कनिष्ठा की लंबाई के साथ आती है। कनिष्ठा की लंबाई जितनी सही, जितनी अच्छी, उतनी व्यवहारिक सूझबूझ ज्यादा। ये बढ़ाई नहीं जा सकती। ये एक जन्मजात, एक ऐसा जन्म के साथ आने वाला गुण है जो 7% लोगों के पास ही आता है, जो जीवन में व्यवहार कुशलता में कुदरती तौर पे सक्षम है। कोई भी समस्या का हल उनके पास तैयार है। जो उन्होंने कभी जाना नहीं, देखा नहीं, समझा नहीं, मालूम नहीं, उसको भी वो बड़ी सरलता से संपादित कर लेते हैं, निष्पादित कर देते हैं। समस्या इनके लिए एक अवसर है, और छोटी कनिष्ठा के लिए समस्या एक बहुत बड़ी आपत्ति है। ये दृष्टिकोण आपको आगे बहुत शांति से समझना है। यदि बुद्ध का उच्च होना अच्छा है, तो यह उंगली और यह उंगली टेढ़ी है, तो व्यक्ति एक चतुर और बुद्धिमान अपराधी भी बन सकता है। बुद्ध पर्वत आपका काफी विकसित है और यह टेढ़ी हो गई है, तो व्यक्ति एक चतुर और बुद्धिमान अपराधी बन सकता है। देखिए, अपराध की परिभाषा जो है ना, वो व्यक्ति सापेक्ष है। मैं इन शब्दों को थोड़ा यहाँ पे आपको और सरल कर देता हूं। इस दुनिया में सही गलत, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है। जो भी है वो अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं, अपनी अपनी जरूरतें हैं, और समय के अनुकूल वर्तन है। मेरे देश में हिंसा आज एक दंडनीय अपराध है, लेकिन मैं अगर अफ्रीका के जंगलों में चला जाऊं तो हिंसा वहां का पुरुषार्थ है। तो कोई चीज जहां अच्छी है वो दूसरी जगह अच्छी नहीं हो सकती। यहां पे इतना ही ध्यान में रखे कि तो व्यक्ति चतुर और बुद्धिमान, अपने बलबूते पे जीवन जीने वाला आदमी बन जाता है। अब्दुल करीम तेलगी को आप सब जानते हैं? क्या सब लोग जानते हैं अब्दुल करीम तेलगी को? एक बार स्पीकर ऑन कर दीजिए ललित भाई साहब। लोग अब्दुल करीम तेलगी साहब को जानते हैं क्या? खत्री साहब ने हाथ ऊपर किया है। सुखमंदर साहब, आपने हाथ ऊपर किया है। आप बता सकते हैं कौन है अब्दुल करीम तेलगी साहब? वेदपाल साहब, आप बताएं। आप, आवाज नहीं आ रहा है किसी का। वेदपाल साहब, आपका स्पीकर ऑन करके आप बता सकते हो तो बताएं। परम आदरणीय, बहुत घोटालेबाज इंसान था वो तो। हाँ जी, हाँ जी। तो वेदपाल साहब का भी स्पीकर ऑन करवा दीजिए, तो वो भी बात करके बता देंगे। उनका आवाज नहीं आ रहा है। आपने क्या कहा अभी राधा सिंह? वो क्या थे, अब्दुल करीम तेलगी बहुत साहब? बहुत घोटालेबाज व्यक्ति था वो व्यक्ति। अरे बाप रे, हाँ, घोटालेबाज। क्यों घोटालेबाज कहा आपने उसको? उसने पैसा कमाने का एक गैर पारंपरिक तरीका अपनाया, इसलिए घोटालेबाज। वेदपाल साहब जी का कुछ निवेदन था, वो मैं सुनना चाहूंगा। ललित भाई साहब, वेदपाल जी को आप अनम्यूट कर सकते हैं क्या? आवाज नहीं आ रहा है, वेदपाल भाई साहब का आवाज नहीं है। वेदपाल जी का आवाज नहीं है। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। वेदपाल जी, सुहास गोरे जी और किसी ने भी हाथ ऊपर किया है। सुखमंदर खत्री साहब का हाथ ऊपर है, लेकिन ये लोगों का आवाज नहीं आ रहा है। वेदपाल जी, या फिर चलिए। आदरणीय वेदपाल जी अच्छा, अनम्यूट नहीं हो पा रहे। अच्छा जी, अनम्यूट नहीं हो पा रहे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं।
देवेंद्र कौशिक साहब भी बोलना चाहते हैं शायद कुछ। देवेंद्र भाई साहब, आप कुछ बोलना चाहते हो? हाँ जी सर, ये अब्दुल करीम तेलगी ने सिक्योर ये स्टैम्प पेपर्स छाप दिए थे अपने ही, और पूरे हिंदुस्तान में जो है ना बहुत बड़ा एक ये घोटाला किया था उसने। हाँ, तो देखिए, हम सब उसको एक बहुत ही गलत काम करने वाले आदमी की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन साहब, मैं आपको बात बताता हूं, कौशिक साहब, राधा जी, वेदपाल जी, और सभी को मेरा निवेदन यह है कि अब्दुल करीम तेलगी ने जो स्टैम्प पेपर बनवाए और जो गवर्नमेंट के बनाए हुए हैं, वो दोनों अगर सामने रखो तो रत्ती भर का भी फर्क नहीं था। और उसी मशीन से वो बनते थे जिस मशीन से गवर्नमेंट बना रही थी। उसी शाही को इस्तेमाल किया जाता तो जो गवर्नमेंट इस्तेमाल कर, उसने क्या किया आप समझ लीजिए चीज। जब ये उंगली टेढ़ी हो और बहुत बड़ी हो जाए आपकी बुद्ध की पर्वत की स्थिति, उसने क्या किया, एक जो बीच में अवसर बन रहा है उसको पकड़ लिया। एक जमाना था जब स्टैंप मिलना, सही समय पे मिलना, और उसकी जरूरतों को लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही। आज भी हमें स्टैंप लेने के लिए वहां पे जाके अपना बहुत सारा समय खराब करना पड़ता है कोल्ड टचिंग के लिए। उसने सिस्टम की एक बहुत बड़ी गैप को पकड़ लिया। उसने क्या किया, हर मशीन को कुछ सालों के बाद निवृत्त किया जाता है। जो मशीनें गवर्नमेंट अपने स्टैंप बनाने के लिए इस्तेमाल करता है, उसको कुछ सालों के बाद स्क्रैप कर दिया जाता है, क्योंकि उसकी उम्र पूर्ण हो गई, ऐसा समझते। इन्होंने क्या किया, वहां के जो बड़े बड़े अफसर है सबको पैसे खिला के वो मशीनें जो बिल्कुल चुस्त तंदुरुस्त नहीं जैसी थी, उनको उन्होंने स्क्रैप करने के लिए बोल दिया। उन अफसरों को भरपूर पैसे मिल गए। उन्होंने गवर्नमेंट को निवेदन दे दिया, साहब इसमें प्रिंटिंग नहीं हो रहा है, ये मशीनें बदलवानी पड़ेंगी, तो नई मशीनें बुलाई और इसको स्क्रैप कर दीजिए। तो बिल्कुल गवर्नमेंट ने उनका कहना माना, पहली मशीनों को स्क्रैप करने के टेंडर निकले और नई मशीनें लगवाई गई, जबकि ये मशीनें बिल्कुल चुस्त तंदुरुस्त थी। उन मशीनों को इस आदमी ने टेंडर में स्क्रैप के रेट में ले लिया, लोहे के रेट में, जबकि ये बहुत महंगी चीज और ये हाईली कॉन्फिडेंशियल चीज, ये देश की सर्वोच्च सुरक्षा प्रणाली से होके गुजरने वाली चीज, क्योंकि सारा राजस्व, सारा रिवेन्यू यही से तो आता है। गवर्नमेंट के कमाई का सबसे मेन रास्ता तो स्टैम्प पेपर है, रजिस्ट्री इसी के कारण तो होती है। अब आगे जाके स्टैम्प पेपर को लगभग, बड़े स्टैम्प पेपर तो मिलते नहीं, आपको स्टैम्प पेपर का पैसा जमा कर देना है, एक आपको बारकोड मिल जाता है, वही आपको लगा के आपकी घर की रजिस्ट्री पूरी करनी। इस आदमी ने अकल सिखा दी पूरी दुनिया को। इसने गैप पकड़ लिया, सारी मशीनों को ले लिया स्क्रैप में, जहां से स्याही आ रही थी वहां से स्याही ले ली और बिल्कुल वैसे ही स्टैम्प पेपर बनाना चालू कर दिया जैसे गवर्नमेंट बना, क्योंकि मशीनें तो वही थी। और दूसरी बात, जो स्टैंप नहीं मिल रहे थे बाजार में, उसकी उपलब्धता शुरू हुई। प्रिंटिंग का खर्चा रुपया 8 आना और उसकी कीमत हो रही थी 100, 200, 500, 1000। जो पैसा गवर्नमेंट को जा रहा था वो उसके पास आ गया। मैं कहता हूं उसने अवसर ढूंढा। वो ढूंढने के लिए भी तो दिमाग चाहिए साहब। उस अवसर को अपने मुनाफे में रूपांतरित करने के लिए तो बहुत बड़ा दिमाग चाहिए। ऐसे अवसर ढूंढना और ऐसे काम करना, ये आपकी एक व्यावहारिक कुशलता है। अब आप ये व्यावहारिक कुशलता आपके मुनाफे के लिए गवर्नमेंट के साथ करो तो आपने घोटाला कर दिया। और राजीव गांधी ने जो बोफर्स में किया था वो क्या था? आज तक नेशनल हेराल्ड से लेके कांग्रेस के लोगों ने जितना भी पैसा हमारे देश से छीना है, देश को लूटा है, वो कोई अच्छी बात है? उन्होंने सबने अवसर ढूंढे
और पॉलिटिक्स का काम ये है कि गवर्नमेंट के और पब्लिक के बीच में जो एक सेतु का काम करते हैं, एक ब्रिज का काम करते हैं, वहां पे अवसर ही अवसर है और उस अवसर को वो अपने मुनाफे में रूपांतरित। हम नहीं कर पाए इसलिए वो घोटाला, अगर हम कर लेते थे वो एक अवसर था। वो पकड़ा गया इसलिए वो नालायक है, वो पकड़ा नहीं जाता किसी को मालूम नहीं पड़ता था। वो किसी के लिए भगवान भी था, बहुत सारे लोगों को उसने बहुत सारी हेल्प भी करी, देश का राजस्व छीना, लेकिन देश भी तो आपके पक्ष में कई बार कुछ भी नहीं करता है, तो फिर देश भी आपके लिए घोटालेबाजी है। मेरा कहना इतना ही है, मैं आपको नीति शास्त्र या तत्वज्ञान सिखाने के लिए नहीं है। मेरा इतना ही कहना है कि ऐसी टेढ़ी उंगली बुद्ध पर्वत के विकास को, अगर भरपूर विकास है, अब ये कैसा मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आगे चल के, 6 पॉइंट्स दूंगा जिसके माध्यम से आप पर्वत की प्रभाव को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते। मैंने अवसर ढूंढा, ये मेरी नजर है, मेरी ताकत है। सीधे रास्ते से जो नहीं मिलता उसे मैं थोड़ा टेढ़ी उंगली से निकालता हूं। ऐसा कहते हैं ना कि टेढ़ी उंगली से घी निकलता है, सीधी उंगली से नहीं निकलता। ये यहाँ पे टेढ़ी हो गई उंगली और यहाँ पे पैसा मिलना चालू हो गया। अब आप इसे अपराध कहें या उसकी चतुराई कहें या आपका दृष्टिकोण, उसके नजर में तो वो अपराधी है नहीं, दूसरों के नजर में वो अपराधी भले ही है, हमारे नजर में अपराधी क्यों? क्योंकि हमें बताया गया इसने घोटाला किया, ये अपराधी है, इसने देश का बहुत सारा राजस्व छीना, ये अपराधी है। लेकिन एक बात बताएं, हम सभी भी तो अवसर के माध्यम से ही तो अमीर होते हैं। हम सभी लोग अवसर को ही तो चुनते हैं और पैसा मिलाते हैं। हम में से कितने लोग हैं, पैसा मिलाने का मौका है, अवसर है, और वो नहीं लेते हुए छोड़ दिया, निकल गए और हाथ हिलाते बैठे हैं। मैं किसी का नुकसान ना करूं और मैं पैसा कमाऊं तो मैं सदाचारी, और मैं किसी का नुकसान करूं तो मैं दुराचारी, ये हमारे संस्कार कहते हैं। लेकिन आपके सिस्टम में बहुत सारी जगह खामियां होती है, बहुत सारे लूप होल्स होते हैं। वो आपकी खामियां, वो आपके लूप होल्स ही ऐसे लोगों के शातिर दिमाग को आइडिया दे देते हैं। एक बहुत बड़ा शातिर आदमी हो गया, एमेकडेल नाम का एक बहुत विद्वान आदमी हो गया, उसने क्या किया, पूरी दुनिया के बैंकों को लूट लिया चेक देके। वो आदमी किसी का भी हस्ताक्षर करके किसी भी खाते से चाहो जितने अमाउंट निकाल लेता था और उसको कोई अंत तक पकड़ नहीं। और फिर एक बार जब वो सारा कहीं पे आके दृश्य हो गया कि भाई एक आदमी इसको अंजाम दे रहा है, सभी के अकाउंट से पैसे तो जा रहे हैं, और वो आदमी कौन है, किस कौन ले रहा है, तो उसको बिल्कुल अमेरिका में पकड़ा गया। और देखिए ये दृष्टिकोण है, अमेरिकी गवर्नमेंट ने उसको क्या किया, उसको गवर्नमेंट ने उसको पकड़ा, उसको प्रताड़ित करके जेल में नहीं ठोसा, उसको बोला कि अब तुम्हारी बुद्धि का उपयोग तुम बैंकिंग सेक्टर में होने वाले घोटालों को पकड़ने के लिए तुम इस विभाग के प्रमुख बन जाओ, ये तुम्हारी सजा है। और फिर आगे 50 साल तक अमेरिका और यूरोप में बैंक में घोटाले नहीं हो पाए जब तक ये आदमी जिंदा था। ये एक क्षमता है, ये एक ताकत है, ये एक बुद्धिमत्ता है। अगर अमेरिका कहता है कि इसने बहुत बड़ा घोटाला किया है और इसको उठा के बंद कर दो और इसको खत्म कर दो, मार दो, तो फिर और 50 साल कोई ना कोई बैंकों को लूटता रहता, क्योंकि बैंकों में जो भी खामियां उसको पकड़ के वो बैंकों को लूटते रहते। हमने
अब्दुल करीम तेलगी को जेल में डाल के सड़ा के खत्म कर दिया, हमने हर्षद मेहता को खत्म कर दिया, हमने उनकी बुद्धि का उपयोग नहीं, हमारे पास वो दृष्टिकोण ही नहीं है कि एक चोर ही दूसरे चोर को पकड़ सकता है, कांटे से ही कांटा निकलता है, हमें ये नहीं समझ में आता और हमें ये कभी सिखाया भी नहीं। ये सोच का अंतर है। अमरीकी क्यों हमसे आगे? क्योंकि उनकी सोच अलग है, और हम क्यों पीछे? हमारी सोच अलग। हम ये नहीं कर पाए क्योंकि हमें ना तो कलेजा है ना तो दृष्टिकोण, और अमरीकी ये क्यों कर पाए? क्योंकि उनके पास कलेजा भी है, दृष्टिकोण भी है। वहां पे जिस आदमी ने ये सारे कारनामे किए उसको उन्होंने बैंकिंग सेक्टर का हेड बना दिया। दूसरे महायुद्ध में शिरोइशी ने जापानीज रिसर्च सेंटर के माध्यम से चाइनीज लोगों पर अनन्वित अत्याचार किया। दृष्टिकोण देखिए, जिंदा लोगों का हाथ तोड़ के पैर की जगह लगाना, पैर तोड़ के हाथ की जगह लगाना, गर्भवती महिलाओं का पेट फाड़ के उसमें से बच्चे जिंदा बगैर एनेस्थेसिया दिए, जो वो देख रही है, समझ रही है, अत्यधिक वेदना हो रही है, उसके सामने उसका पेट फाड़ना है। एक आदमी का हाथ दूसरे आदमी की जगह, दूसरे आदमी का पैर ऐसा आदमी के हाथ पर, और ये सारा बगैर एनेस्थेसिया दिए हुए आदमियों को, युद्ध बंदियों को, कैदियों को पकड़ के रस्सी से बांध दिया जाता था, और उसके ऊपर शिरोइशी ये सारे एक्सपेरिमेंट करता था। और उसको किस लिए ये सारा दिया था? कि बायोलॉजिकल वेपन्स बना। अंत में क्या हुआ? जापान हार गया, सारी दुनिया दूसरे महायुद्ध से फ्री हो गई। शिरोइशी को कौन लेके जाएगा? इसके ऊपर पूरी दुनिया में हल्ला मच गया कि यह आदमी हमें चाहिए। अंत में सबका बॉस अमेरिका उसको उठा के लेके गया और उसको बिल्कुल सम्मानित जगह उसको रखा, और उसको बोला भाई अब तुम बायोलॉजिकल वेपन्स बनाओ। और आगे 20 साल 22 साल 1967 में वो आदमी चल बसा। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, 2 जुलाई 1945 को खत्म हुआ। ये आदमी 1967 में इसका देहांत हुआ। 22 साल इसने बहुत सारा रिसर्च करके बहुत सारे बायोलॉजिकल वेपन्स अमेरिकी गवर्नमेंट को बना के। अब आप क्या कहेंगे? अमेरिका में उसको शास्त्रज्ञ कहते हैं, चाइना में उसको क्रूर कर्मा कहते हैं, जापान में उसको डॉक्टर बुलाते हैं। हम उसको कहेंगे ये क्रूर आदमी है, इसने लोगों का बहुत बड़ा नुकसान किया। अमेरिका वाले कहते हैं ये तो बहुत बड़ा आदमी, इसने बहुत बड़ा रिसर्च किया। ये हमारे सोच का अंतर है बेटी। ये तय होता है आपकी बुद्ध परवृत्ति से। जीवन में अवसर पाना और अवसर को अपने जीवन में रूपांतरित कर पाना, ये सबसे बड़ी क्षमता है। आपने क्या किया, कैसे किया, कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, ये सारी अपनी अपनी नीतिमत्ता के दृष्टिकोण है। जो मेरी नीति में गलत है वो संभव है कि दूसरों की नीति में सही भी हो सकता। यानी इस दुनिया में न तो कुछ अच्छा है न तो कुछ बुरा है, जो भी है वो हर एक का अपना अपना श्रेष्ठ व्यक्तित्व विचार है। जिसे हम गलत कहते हैं लोग उसे बहुत सही थे। तो ये कभी ध्यान में ना रखें कि ये लोग अपराधी है। अपराधी आपका दृष्टिकोण है, किसी और के दृष्टिकोण में वो बहुत बड़ा संत महात्मा है। बहुत सारे लोगों के कारण, बहुत सारे लोगों का जीवन अब्दुल करीम तेलगी के द्वारा किए मदद के कारण संपन्न हो गया, उनके लिए तो भगवान है। तो ये हमको नहीं मिला तो वो अपराधी है, दूसरे को मिल गया तो भगवान। ये दृष्टिकोण आपका बुध आपको देगा और करंगुली आपको देगी। आपकी कनिष्ठा इतनी शक्तिशाली है। अपराध के संदर्भ में बुध इस उंगली का एक अलग महत्व है। इसका शारीरिक महत्व भी है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में बुध की उंगली सुव्यवस्थित हो, सुव्यवस्थित यानी क्या? परम आदरणीय आप नजर नहीं आ रहे। मैं नजर नहीं आ रहा हूं। मैं कहा चला गया? स्क्रीन नहीं दिख रही। कुछ गड़बड़ी चल रही है आज। चलो कोई बात नहीं, सर ऐसे ही पढ़ा दीजिए। हाँ ये दिख रहा है मुझे भी कि मेरी स्क्रीन ऑफ है।
मेरी स्क्रीन क्यों ऑफ है? कोई कैमरे में गड़बड़ है, 1 मिनट में देख लेता हूँ। रहने दीजिए सर, ऐसे पढ़ा दीजिए आप। शायद से आ गया। चलिए ठीक है, मेरा मैं आ गया शायद। आ गया ना राधा जी में? जी आदरणीय, आ गए। तो आप ये ध्यान में लीजिए कि बुद्ध को बहुत विशाल दृष्टि से हमें देखना। हमें कभी भी किसी को भी कोई भी एक बंद ढांचे की तरह से नहीं देखना है, हमें उसे विशाल दृष्टि से ही देखना है। छोटी कनिष्ठा भी श्रेष्ठतम लोगों का निर्माण करती है। तेरी कनिष्ठा भी विशेष लोगों को बनाती है, और बड़ी कनिष्ठा भी बहुत कुछ विशेष लोगों को बनाती है। और ये तीनों उपलब्धियों में लोग बहुत कुछ अलग अलग बनते हैं। समय सापेक्षता हर चीज को बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण दृष्टि से देखता है। समय की एक अपनी ही जरूरत है, और समय अपने अनुकूल लोगों का चयन करती है। अगर हम समय के साथ चल पाए तो हम श्रेष्ठ हैं, हम समय के साथ नहीं चल पाए हम पिछड़े हुए हैं। और फिर हमें समय के साथ चलने के लिए कनिष्ठा का उपयोग करना नितांत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में बुध की उंगली सुव्यवस्थित हो तो यह व्यक्ति अच्छे स्वभाव का संकेत देता है। यह उंगली शरीर में जीवन कोशिकाओं का निर्माण करने वाली ग्रंथियों के बीच संबंधों में आई गिरावट का अच्छा संकेत देती है। इसमें महिलाओं के मासिक धर्म संबंधित समस्याओं का भी अंदाज लगता है। यदि बुध की उंगली में कोई दोष हो तो यह पुरुष महिलाओं के संबंध में समस्याओं का भी संकेत देता है। बुध की उंगली सामान्यतः सूर्य उंगली की पहली उंगली जितनी, सूर्य उंगली के पहले पोर जितनी लंबी होती है। यहाँ पे पोर पड़े, मैं यहाँ पे इसको सही कर लूंगा। देखिए अब यहाँ पे मैं आपको ये जो चित्र है ए लिखा है, इस चित्र में अनामिका उंगली का पहला पोर और दूसरा पोर जहां सीमा रेखा है उस लंबाई तक आपकी कनिष्ठा आ गई। ये सुव्यवस्थित विकसित है। अब इसमें यदि बुध उंगली बहुत लंबी हो तो देखिए गांधी जी की बुध उंगली बहुत ही लंबी थी, मोहम्मद गद्दाफी की उंगली बहुत ही लंबी थी। महात्मा गांधी जी अत्याधिक हटवादी थे, अपनी ही बात पे कायम रहते थे और किसी का भी सुनते नहीं थे। और एक बात उनकी आज जो उन्होंने बताई वो कल अलग ही होती थी। ये भी बड़ी मनोरंजक बात है। कोई किसी बात के लिए वो कभी कायम नहीं होते थे। आज एक बात बताई, उनको सही लगी, उन्होंने आज एक बात बता दी। कल वैसा ही हादसा हो तो दूसरी जगह वो दूसरा ही कोई दृष्टिकोण रख देते। उनकी बड़ी उंगली होने के कारण उन्होंने सारी हमारी तमाम भारतीय जनता को अपनी मुट्ठी में रखा। ये बहुत बड़ी शक्ति होती है बड़ी कनिष्ठा की। इनके संपर्क में जो भी आता है इनके ऊपर इनका बहुत बड़ा कंट्रोल तैयार होता है। ये लोग हमेशा अपने कंट्रोल में पूरी दुनिया को रखते हैं। सूर्य उंगली के पहले पोर तक मध्य तक या उससे लंबी हो तो ऐसे व्यक्ति लिखने या बोलने में बहुत सहज होते हैं। सूर्य उंगली की पहला जो पोर है उसके मध्य तक या उससे भी लंबा, मैंने तो ऐसा बिल्कुल कभी भी नहीं देखा आज तक कि सूर्य उंगली के पहले पोर के मध्य या उसके ऊपर, ऐसा मैंने आज तक तो देखा नहीं। कहते हैं कि महात्मा गांधी जी की कनिष्ठा वैसी थी। अब महात्मा गांधी जी के कनिष्ठा के फोटो तो है,
लेकिन किताबों में लिखा है तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। वो इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन वो बड़ी थी ये जरूर है। मध्यमा के अनामिका के पहले पोर के आधे से ऊपर वो नहीं थी। हिंदू परंपरा के अनुसार बुधू उंगली लंबी तो यह नास्तिकता का संकेत देता है। देखिए, बहुत सारे हमारी हिंदू किताबों में लिखा है कि बुधो उंगली बड़ी होना नास्तिकता का लक्षण है। बिल्कुल गलत है। किसी जमाने में ये सत्य होगा। धर्म का अनुकरण करना और आंख बंद करके जो कहा जाए वो सुनना, ये नास्तिकता है। और जो भी आपसे कुछ कहे उसके लिए सवाल करना, किसी के भी प्रभाव में ना आते हुए खुद का अपना दृष्टिकोण रखना, अगर ये नास्तिकता है तो ये अच्छी बात है। ये नास्तिकता कभी भी नहीं। इन लोगों का विचार, इन लोगों की सोच खुली होती है। ये लोग बड़े खुले विचारों से आने वाली हर चीज को अपने एक स्वतंत्र दृष्टि से देखते हैं, दूसरों के प्रभाव में नहीं देखते। पहली बात तो समझ लो, जिनकी कनिष्ठा बड़ी है, इन लोगों के ऊपर कभी भी हिप्नोटिज्म नहीं होता है, सम्मोहित ये लोग नहीं होते। रंजीत जी हो, आभा जी हो, राधा जी हो, प्रेम बंधु शुक्ला साहब हो, या कोई भी, जिनकी कनिष्ठा बड़ी है, इनको आप हिप्नोटाइज नहीं कर सकते। हिप्नोटाइज करने के लिए कनिष्ठा छोटी चाहिए, जो 90% लोगों के पास है। ये जो 7% लोग बैठे हैं ना, आप इनको अगर बुलाओ स्टेज पे और हिप्नोटिज्म करके दिखा दो तो हम माने। क्योंकि हिप्नोटिज्म करने के लिए सामने वाले की बुद्धि पे अपना प्रभाव बड़ी ताकत से लगाना पड़ता है, और उनके उनके विचार उतने खुले नहीं होते हैं, इसलिए उनके ऊपर आप कोई भी प्रभाव डाल देते हो। लेकिन अगर आप राधा जी के ऊपर प्रभाव डालो, आभा जी, राधा जी, रंजीत जी या प्रेम भाई साहब या और भी है, ये सवाल करेंगे आपसे। आप जो भी बताएंगे ना उसके ऊपर आपको सवाल करें, छोड़ेंगे नहीं। तो आपको छोड़ेंगे नहीं तो आप फिर उनको सम्मोहित कर ही नहीं सकते हो। आप उनको नास्तिक कह सकते हो। ये श्याम सुंदर खत्री साहब ने हाथ ऊपर किया है, कुछ बात पूछनी है क्या उनको? कोई बात है तो करें। श्याम सुंदर खत्री साहब, ये सुखमंदर खत्री साहब है, माफ करना, श्याम सुंदर नहीं। यदि आपकी बुद्ध उंगली चौड़ी और मजबूत हो तो जीवन में चाहे जितनी परेशानियां आए या कोई भी काम में रुकावटें आए, बाधाएं आए, ऐसे व्यक्ति को अपने काम में सफलता अवश्य मिलेगी। क्योंकि हर समस्या को ये लोग अपने बलबूते पे सुलझाते हैं, किसी की जरूरत नहीं पड़ती उनको, और दूसरों की समस्याओं के लिए भी बहुत अच्छी मदद करते हैं। अपनी समस्याएं तो सुलझाते हैं, लेकिन दुनिया की समस्याएं सुलझाने का एक हौसला, एक ताकत रखते हैं। लेकिन ऐसे लोग जीवन की सुख सुविधा का आनंद लेते हैं और उन्हें मीठे व्यंजन बहुत पसंद होते हैं। ऐसे व्यक्तित्व में स्त्री के गुण भी होते हैं, व्यापक विचार। तो स्त्री के गुण यानी इनके पास विचार जो है व्यापक। मीठा व्यंजन खाना राधा जी को संभवतः बहुत पसंद होगा, प्रेम बंधु साहब को बहुत पसंद होगा। जी परम आदरणीय, मुझे बहुत पसंद है। तो आप, अगर पूरी सब्जी वगैरह रखी हो मेरे सामने तो मैं खीर से पूरी खा लूंगी, जी हाँ, तो ये सब्जी मीठे छोड़ूंगी भी नहीं। जितनी भी बड़ी कनिष्ठा वाले लोग हैं ना, इनको मीठा बहुत पसंद है। और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन की सुख सुविधाओं का आनंद भी लेते हैं। जब तक आपके विचारों में खुलापन नहीं आएगा ना, तब तक आप जीवन की कोई सुख सुविधाओं को जी नहीं सकते हो। मैंने दुनिया की सारी दौलत आपके पैरों में रख दी, सारी सुविधाएं कर दी, सारे अधिकार आपको दे दिए, फिर भी आप उस सुख सुविधा का आनंद नहीं ले पाते हो। आपके दिल में एक डर बना है।
जब कनिष्ठा छोटी होती है तब। जब बड़ी होती है ना तो आदमी बहुत सरल सहज और अपने ही सहजता में फिरता घूमता है, इसको कोई आपत्ति नहीं है। कोई भी समस्या अपनी बलबूते पर सुलझाने के कारण इनके जीवन में ये सदैव सफल होते हैं। असफलता इनके पास नहीं होती है क्योंकि इनके पास विचारों में खुलेपन, समस्याओं के साथ दो हाथ करने का हौसला, समस्याओं को एक अवसर के रूप में देखने का हौसला, और अपने जीवन को अपने बलबूते पे आगे लेके जाने की क्षमता। किसी और के लिए रुकना जरूरी नहीं है। कोई मदद करेगा फिर आपका जीवन सरल होगा? बिल्कुल नहीं। समस्या मेरे लिए है और समस्याओं को तो मैं ऐसे चुटकी में खत्म कर दूंगा, ऐसी ताकत से ये लोग आगे बढ़ते हैं। इसीलिए जीवन में बहुत कम लोग सफल हैं। 7% लोग जीवन में सफल हैं। 90% सफलता पाने के लिए जूझ रहे हैं, असफल नहीं। सफलता पाने के लिए जूझ रहे। वो कैसे, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। मध्यम बुधि उंगली, यदि बुधि उंगली सामान्य लंबाई की है तो अध्ययन और सीखने के प्रति प्रबल लगन होती है। आपकी उंगली अगर मध्यम हो गई ऐसी, ये जो ए लिखा है पीडीएफ में उसको देखें, अनामिका के पहले और दूसरे पोर की सीमा रेखा तक जब वो आके रुकती है, ये मध्यम हो गई। इन लोगों को अध्ययन और सीखने के प्रति प्रबल लगन होती है। जीवन को सुखमय बनाने के लिए संघर्ष चलता रहता है। हर प्रकार की लगन इस व्यक्ति की विशेषताएं होती है। जीवन को सुखमय बनाने के लिए संघर्ष निरंतर और सीखने की प्रबल चाह। हर प्रकार की लगन इस व्यक्ति की विशेषता है। देखो, इन लोगों को हर चीज में रुचि है, हर चीज की लगन है। हाँ, इनके पास 7% लोगों जैसा हौसला भी नहीं, ना ही समस्याओं को सुलझाने का कोई अपना तरीका। लेकिन ये लोग अपना जीवन सरल करने के लिए निरंतर संघर्ष में रहते हैं। ये एक अच्छी स्थिति भी है क्योंकि ये काफी मिलनसार है, काफी सरल है, काफी बीच वाला रास्ता लेके चलते हैं। बड़ी उंगली के कुछ दोष भी है, कुछ आपको नकारात्मक गुण भी देखने के लिए मिला। बड़ी उंगली के लोगों के साथ ज्यादा समय तक हम नहीं रह सकते क्योंकि ये बार बार अपनी बुद्धि का प्रभाव दूसरों के ऊपर डालते हैं और दूसरों को महसूस कराते हैं कि आप हमसे कमजोर हो, आपके पास वो क्षमता ही नहीं है जो हमारे पास है, और आप हमारी सलाह से चले तो ज्यादा अच्छा है, अन्यथा आप नुकसान में चले जाओ। कुछ देर तो आदमी आपके साथ रह लेगा लेकिन लंबे समय तक नहीं रह सकता क्योंकि किसी को भी अपना आत्मसम्मान बहुत प्यारा होता है। वो उतने समय तक ही बना रहेगा जब तक उसकी दिक्कत है और वो दिक्कत में से बाहर ना निकले। जैसे ही आपके दिए हुए रास्ते से वो दिक्कत से बाहर निकल गया, तुरंत भाग लेगा, आपके साथ नहीं रहेगा। राधा जी इस कठोर सत्य को सदैव जीवन में ध्यान में रख के चलिए। आपके जीवन में लोग केवल आपके पास समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए आएंगे। आपके ऊपर प्रेम करने वाला कोई भी नहीं मिलेगा। आपके पास क्षमता है, आप इनको हल दे सकती हो, आपके पास आएंगे, समस्या का हल लेंगे, हल मिलते ही भाग जाएंगे, रुकेंगे नहीं। क्योंकि उनको मालूम है राधा जी के पास ज्यादा देर रहेंगे तो राधा जी हमारे जीवन में बहुत सारी और सलाह और सुविधा करेगी और हमको जताएगी भाई यहाँ पे गलती है, वहां पे गलती है, वहां पे गलती है। तो वो बोलेगा यार मेरे हाथ से गलती है लेकिन करूँ क्या, आप मुझे और कुछ ना बताओ, बस चलने दो मेरा जैसा चलने। और वो लोग भाग जाते हैं। लेकिन जब भी जरूरत होगी वापस प्रस्तुत हो जाएंगे बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल सही आपके बात है। पास सर झुका के तुरंत प्रस्तुत हो जाएंगे, हमें वापस समस्या है, राधा जी हल बताएं। हम्म, फिर राधा जी उनको हल बताएंगी।
जैसे ही जी देखो जी, पूरी भाग जाए, ये निरंतर चलता रहे। ऐसे राधा ही चलता है। राधा जी हो गए, प्रेम बंधु हो गए, आभा जी या रंजीत जी, इन लोगों के साथ आपको रहना यानी अग्नि के साथ रहना है। जब तक आपको एक खुशगवार पल महसूस होता है तब तक रहे। थोड़ी देर ज्यादा रहेंगे तो उसका आपको दाह भी होने लगेगा और फिर आप भाग जाएंगे। ज्यादा देर अग्नि के साथ कोई नहीं रह सकता। अब बुद्ध की छोटी उंगली है तो क्या है? यदि बुद्ध की उंगली छोटी हो तो बुद्धि की कमी, निर्णय लेने में अक्षमता और गलत विचार, इन शब्दों को थोड़ा ढंग से समझो। ये शब्द थोड़े कठोर हैं और इनका व्यापक अर्थ मैं आपको समझाऊंगा। बुद्धि की कमी। अब आपको मैं ऐसे आदमी से मिलाऊंगा जिसकी बुद्धि इतनी बड़ी है कि जो हमारे देश का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक माना गया है। फिर आप कहेंगे कि इनकी बुद्धि कम है क्या? देखिए, ऐसे व्यक्ति से मिलाता हूं मैं पहले आपको। क्या आप इनको जानते हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब इनकी कनिष्ठा देखिए। ये आदमी इतना बुद्धिमान, इतना श्रेष्ठ और इतना विशेष था, 27 बार नोबेल के लिए नामांकित हुआ है। साहित्य में 16 बार नोबेल शांति पुरस्कार, शांति के लिए 11 और साहित्य के लिए 16 बार नामांकित हुए हैं। 27 बार नोबेल के लिए नामांकित होना कोई आम बात नहीं है मित्रों, बहुत बड़ी बात। एक बार नामांकन आपका नोबेल के लिए हो जाए तो भी आपका जीवन सफल है। आपको मिले नहीं मिले, आप उस ऊंचाई तक पहुंच गए जहां नोबेल वाले लोगों का चयन होता है। आपके गले में माला पड़ी या ना पड़ी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उस मुकाम पे पहुंच गए। ये आदमी 27 बार उस मुकाम पे पहुंच के आया। इसकी कनिष्ठा को देखो, देखो उंगली कितनी छोटी है इनकी, जबकि ये अत्याधिक बुद्धिमान आदमी करके समझा गया है। इनकी जन्म दिवस को हम शिक्षक दिन के नाम से जानते हैं। इतने सरल, इतने विनम्र, इतने मितभाषी और इतने अच्छे व्यक्ति थे। जब मैसूर यूनिवर्सिटी से उनका तबादला कलकत्ता यूनिवर्सिटी में हो गया तो वहां से जाने लगे, तो उस वक्त गाड़ियां नहीं थी। यूनिवर्सिटी से बाहर एक घोड़ा गाड़ी में बैठे और निकले तो सारे छात्र इकट्ठा हो गए और बोले, सर आप हमको छोड़ के नहीं जा सकते हो, आपको यहीं पे रहना होगा। तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से उनको मना किया। फिर सभी विद्यार्थियों ने, सभी छात्रों ने उनके प्रति जो सम्मान था उसको व्यक्त करने के लिए उन्होंने उस गाड़ी में से घोड़ों को हटा दिया। वो गाड़ी खींचते हुए सभी छात्र उनको रेलवे स्टेशन लेके गए और ऐसा सम्मान दिया उन्होंने अपने गुरु। तो ये उंगली छोटी है मतलब आप ऐसा ना समझे कि ये बहुत खराब बुद्धि की कमी है। इसका बहुत व्यापक अर्थ में मुझे बताना है। इनके हाथ में और एक बात देखिए, तर्जनी बहुत बड़ी है, मध्यमा के पहले पोर के आधे से बहुत बड़ी है। फिर तो ये आदमी बहुत आक्रामक चाहिए, बहुत गुस्सैल चाहिए, बहुत ही कठोर वाणी वाला चाहिए। इसके संपूर्ण विपरीत ये आदमी है। मस्तक रेखा, जीवन रेखा बहुत बड़ा अंतर लेके चल रही है। इसका मतलब ये आदमी परिणामों का विचार न करने वाला, मनमानी करने वाला, सदैव सबके साथ लड़ना झगड़ना और अपना ही श्रेष्ठ है ऐसा करने वाला आदमी होना चाहिए, जबकि ऐसा ही कुछ भी नहीं है। इनके जितना मृदु स्वभाव का तो आदमी संभवतः इस भारतवर्ष में बना नहीं। इतना सरल, इतना मृदु स्वभाव वाला, इतना मितभाषी और इतना अच्छा था।
कहते हैं एक बार स्टालिन को मिलने गए थे। स्टालिन यानी रशिया के सर्वोसर्व, रशिया के प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष स्टालिन, जिनको मिलने के लिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ राष्ट्राध्यक्ष भी डरते थे, जो अपनी क्रूरता के लिए इतने इतने सब जगह प्रसिद्ध थे कि किसी को भी कभी भी कहीं पर भी खत्म कर देना उनके लिए चींटी मसलने जैसा था। अत्यधिक क्रूर व्यक्ति स्टालिन। इन दोनों की जब बातें हुई, मिले, 2 घंटे तक बातें हुई, अंत में उन्होंने स्टालिन को शाबाशी दी, उसकी मुंह पर से हाथ फेरा और उनको आशीर्वाद दिया, तुम्हारा मंगल हो। तो स्टालिन इतने गदगद हो गए अंतर से। स्टालिन बोले, मेरे जीवन में आज तक मैंने सबके साथ क्रूर जानवरों जैसा बर्ताव किया है, पहली बार मुझे आज महसूस हुआ कि मैं आदमी हूं और आपके साथ आदमी जैसे व्यवहार कर रहा हूं। ऐसे विनम्र आदमी थे जिसने उस समय के सबसे क्रूर तानाशाह को भी अपनी विनम्रता से नतमस्तक कर दिया। तो ये कनिष्ठा छोटी है, यानी इसको आप गलत दृष्टि से ना ले, इसकी बड़ी व्याप्ति है। मैं तो शास्त्रों के विधानों को यहाँ पे लिख रहा हूं और आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, इसे हमें अपने दृष्टि से समझना है। बुद्धि की कमी नहीं मित्रों, ये अवसर नहीं ढूंढते। अवसर ढूंढना इनका व्यक्तित्व नहीं। बड़ी कनिष्ठा वाले अवसर ढूंढने में माहिर होते हैं। जीवन में कहां कैसे करके हम आगे निकल जाएंगे, क्या करना होगा जिससे हम कभी भी पीछे ना रहे, सबसे श्रेष्ठ और सबसे आगे रहे। तो ये लोग उचित अवसर की हमेशा प्रतीक्षा करते हैं और जैसे ही अवसर आया उसको लेके जीवन को ये पूरा पूरा बदल देते हैं। लेकिन ये लोग जो है ना, छोटी कनिष्ठा वाले, ये लोग अवसर को ढूंढ नहीं पाते। इनको जल्दी समझ में नहीं आता कि यहाँ पे अवसर है, यहाँ पे मेरा मुनाफा है, यहाँ मैं अपना फायदा देखूं। ये इनकी क्षमता नहीं है। इनको उसके लिए तालीम दी गई, प्रशिक्षित किया गया तो ये जरूर कर पाएंगे। लेकिन हर समय आपको जानकारी दिए हुए अवसर आएंगे ऐसा नहीं है। अवसर कोई भी कैसे भी रूप से आपके पास आ सकता है। संभवतः आपका उसका पूर्वाभ्यास ना हो, ऐसा भी अवसर आ सकता है। लेकिन आपको उसे समझने की क्षमता चाहिए कि अवसर। जब द्रोणाचार्य को मालूम पड़ा कि अश्वत्थामा मारा गया, द्रोणाचार्य तो पांडवों के गुरु थे और कौरवों के गुरु थे और इतने श्रेष्ठ योद्धा और धनुर्धर थे। एक हाथ से, एक ही हाथ से संपूर्ण महाभारत के युद्ध को वो जीतने की क्षमता रखते थे। सर्वश्रेष्ठ शिक्षक, गुरु और धनुर्धर और सारे कलाओं में निपुण शस्त्र। लेकिन वो समय को और समय के छल को समझ नहीं पाए। दौड़ के गए युधिष्ठिर के पास और पूछते हैं कि क्या अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा मारा गया, ये पूछने पे क्या जवाब देना है, ये कृष्ण ने पहले ही युधिष्ठिर को बता के रखा। इतना ही कहना, नरो वा कुंजो, नर या हाथी मुझे मालूम नहीं, इसके आगे तुम कुछ बताओ, इसके पहले मैं मेरा एक काम कर जाऊंगा। द्रोणाचार्य जी ने पूछा और युधिष्ठिर ने कहा कि नरो वा कुंजरो, नर या हाथी ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन अगली पंक्ति जब वो सुना रहा है तब बाजू में श्री कृष्ण जी ने अपना पांचजन्य शंख जोर से फूका। इतने जोर से फूका कि युधिष्ठिर ने क्या बताया है वो सुनाई नहीं दिया। पहला तो उन्होंने
विधान सुन लिया था कि नरोवा कुंजरो। अब उनको ध्यान में आ गया कि संभवतः अश्वत्थामा नहीं रहा, जबकि अश्वत्थामा तो उसको मृत्यु है ही नहीं, वो तो अमर है, उसको तो मृत्यु है ही नहीं। लेकिन पिता अपने घोर दुख में वहीं पे बैठ गए, वहीं पे उन्होंने शस्त्र डाल दिए, और फिर पांडवों की तरफ से द्रौपदी के भाई ने द्रोणाचार्य जी को सबके समक्ष निशस्त्र बैठे हुए थे, वहां आके उनका एक तलवार से उनका सर कलम कर दिया। समस्याओं को समस्या के रूप में देखना है, डर जाना है, या स्तंभित हो जाना है, संदेह में पड़ जाना, ये सारा खेल आपकी कनिष्ठा का है। सम्मोहित हो गए द्रोणाचार्य जी। अगर उनकी कनिष्ठा बड़ी होती तो संभवतः वो कहते कि पहले प्रमाण दो, फिर मैं मानूंगा, बताओ मुझे मेरा बेटा है कि नहीं, वो मैं तुझे प्रमाण। लेकिन वो प्रभाव में आ गए, वो प्रभाव में आ गए। निर्णय लेने में अक्षमता और गलत विचार, ये लोग कई बार समय के अनुकूल निर्णय नहीं ले पाते, और हर बार आपको प्रशिक्षित किया हुआ ही सारा हादसा दोहराएगा ऐसा तो है नहीं। बार बार कोई न कोई नई नई चीजें जीवन में घटित होती है, तो आपको तो हर बार प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता। जिसमें प्रशिक्षा दी गई उसमें तो आप आगे निकल जाएंगे, लेकिन कोई नई जानकारी आ जाएगी, आप निर्णय ही नहीं ले सकते हो, आप शस्त्र डाल के बीच में बैठ जाओगे, तो कोई अपना अवसर ढूंढ लेगा, कोई आपका सर कलम कर देगा। इनकी बुद्धि कम नहीं है मित्रों, इनकी बुद्धि एक निर्णय प्रक्रिया की मर्यादा में चलती है, एक लंबा चेतना युक्त अंदाज में नहीं, एक मर्यादा में चलती। विचारों में खुलापन नहीं है, विचारों में दबा दबा हुआ व्यक्तित्व। बुद्धिमान तो बहुत है, लेकिन दबे हुए हैं। डर है कि कहीं मैं बोल दूं और कुछ गलत हो जाए, तो मैं बोल दूं और कुछ मेरा नुकसान हो जाए, तो ये सारी संभ्रम और संदेह के कारण ये लोग अपने जीवन को उचित न्याय नहीं दे पाते। गांधी जी को वकालत कभी नहीं आई। आप ध्यान से समझिए, गांधी जी कितने धूर्त आदमी थे। इन्होंने पढ़ाई तो पूरी कर ली अपनी वकालत की लंदन में जाके, लेकिन 1 रुपया भी कमाने की उनके पास क्षमता नहीं थी, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा दृष्टिकोण ही नहीं था कि जिसको मैं सामने वाले को, जिससे मैं परास्त कर सकूं। आवेदन पत्र लिखने के लिए वो जाते थे, महीने में 1 आध 2 आवेदन पत्र लिखने का मौका मिलता था, और उसमें जो मिल रहा था उनका एक दिन का भी गुजर बसर नहीं है। फिर उनके कोई रिश्तेदार अफ्रीका में थे, उन्होंने गांधी जी के बड़े भाई को लेटर लिखा कि भाई साहब, मोहनदास जी को इधर भेज दो, मैं महीने की 300 रुपए तनख्वाह दूंगा, और हमारा यहाँ एक कोर्ट का मसला चल रहा है ब्रिटिशों के खिलाफ, हमें कोई एक सस्ते कीमत वाला वकील चाहिए। उस वक्त अफ्रीका की वकीलों की कीमतें बहुत ज्यादा थी, तो इनको सस्ते वाला चाहिए था। तो वहां पे उनकी केस लड़ने के लिए गांधी जी चले गए, क्योंकि उनको इंडिया में कोई अवसर ही नहीं मिला, और वहां पे लंबे समय तक वो रहे और अपने जीवन को ढूंढते रहे। वहां से भी वो कोई यहाँ पे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होके नहीं आए, लेकिन यहाँ पे आने के बाद तिलक जी का अचानक से जाना और इनका नेशनल कांग्रेस में नेतृत्व के हिसाब से आगे आना, और बना बनाया सारा
राजपाट, राजगद्दी इनको मिलना एक समय का तकाजा था। उन्होंने उस अवसर को ले लिया और बन गए बार्गेनर, बन गए एक ऐसे व्यक्ति जो ब्रिटिश सरकार और हिंदू लोगों के बीच में एक रास्ता ढूंढने का काम कर रहा है। ऐसे बहुत सारे उनके लेटर्स हैं जिसमें उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ हाथ मिला के बहुत सारे डिसीजन लिए हैं। गांधी जी के लिए मैं कुछ कहूं, ये अभी यहाँ पे जरूरी नहीं, क्योंकि गांधी जी का व्यक्तित्व क्या है आप सभी लोग जानते हो। बहुत विवादित व्यक्तित्व है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन बहुत ही अलग अलग कामों के लिए उनके प्रति बहुत विवाद है, लेकिन किसी से डरे नहीं, अपने रास्ते पे चलते रहे और अपनी ही इच्छाओं को पूरा करते रहे और जीवन का आनंद लेते गए। देखिए, ऐसे लोग जीवन की सारी सुख सुविधाओं का आनंद लेते हैं। गांधी जी अपने अंत तक अपने जीवन की सारी शारीरिक जरूरतों का आनंद लेते रहे, और ऐसा बहुत सारा अभ्यास आपको इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ मिलेगा। खुद गांधी जी ने सत्य के प्रयोग में बहुत सारी जानकारी दी। कौन क्या कैसे कैसे चुनेगा, ये अपना अपना नजरिया है। मुझे ये कहना है कि ये लोग अपने जीवन को आनंद से जीने में सक्षम होते हैं क्योंकि खुले विचारों वाले, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे लिए क्या कह रहा है। ऐसे सभी कनिष्ठा वालों का है। ये लोग अपने विचारों पे बिल्कुल निश्चित अविचल बैठे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मुझे क्या कहे। छोटी उंगली वालों को बहुत फर्क पड़ता है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, निर्णय लेने में वो हिचकिचाते हैं, खुले विचारों वाले नहीं होते हैं, और ज्ञान होते हुए भी उसका सही प्रयोग नहीं कर पाते और फिर पीछे रह जाते हैं। राधा सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कभी भी साहित्य में या शांति के काम में या किसी विशेष शिक्षण के लिए नहीं बने थे। बहुत गरीब घर से आया हुआ ये लड़का जब जवान होकर कॉलेज में जाता है तो कॉलेज की फीस देने के लिए पैसे नहीं है, और कोई अच्छी साइड लेनी है तो फीस लगती थी, वो तो देने के लिए है भी नहीं। तो उनके भाई ने, एक बड़े भाई ने बता दिया कि मेरे पास तत्व ज्ञान की बहुत सारी किताबें पढ़ी है, और उस आर्ट्स के उस फील्ड को कोई बहुत ज्यादा एडमिशन भी नहीं लेता, तो उसमें फीस ना के बराबर है, तुम उसमें चले जाओ, तुम फिलोसॉफी कर लो, मेरी सारी किताबें ले लो, और तुम्हारा सारा एजुकेशन का खर्चा खत्म हो जाए। और अपने अनुपलब्धता के कारण, उनके पास उपलब्धता नहीं है, पैसे देने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए फिर उन्होंने फिलोसॉफी का अभ्यास चालू किया, और देखते ही देखते वो श्रेष्ठतम फिलोसोफर बन गए। इतने उच्च कोटि के फिलोसोफर बने कि फिर उन्होंने यूनेस्को में मानवीय हक और मानवीय जीवन को सरल करने के लिए हिंदू सनातन धर्म के तर्क, वैदिक परंपरा के तर्क, और अपना एक खुद का दृष्टिकोण रख के समस्त मानव जाति का बहुत बड़ा कल्याण करने का काम किया। इसलिए उनको शांति का 11 बार नामांकन मिला नोबेल के लिए। तो ये लोग छोटी कनिष्ठा वाले कम नहीं है, और बड़ी कनिष्ठा वाले कोई विशेष ऐसा भी नहीं। विचारों में खुलापन और चेतना की संपूर्ण जागरूकता। अगर ये छोटी कनिष्ठा वाले भी जागरूक कर दिए जाए, ये भी बहुत बड़ी ऊंचाई को छू जाते हैं, बशर्ते उनको एक सही रहबर मिल जाए, सही रहनुमा मिल जाए, और जीवन की नैया पार लग जाएगी। बड़ी कनिष्ठा वालों को किसी की जरूरत ही नहीं है, वे खुद रहबर है, खुद रहनुमा है, और वे दूसरों के रहबर बनने की काबिलियत रखते हैं। ऐसे व्यक्ति में व्यापार में संबंधित मामलों में आवश्यक बुद्धि या कौशल्य का पूर्ण अभाव होता है। ये भी एक मिथक है, ये भी एक विधान जो है बहुत सारी किताबों में आपको मिलेगा
ये अर्ध सत्य है। आज की तारीख में आपको इन लोगों को जिस चीज में आप प्रशिक्षित करो, ये लोग प्रशिक्षित हो जाएंगे, लेकिन जितना प्रशिक्षण दिया है उतना ही इस्तेमाल कर पाएंगे। नई चुनौती आएगी, पुनः एक बार प्रशिक्षित करना पड़ेगा और ऐसे जीवन जी लेंगे, लेकिन बगैर प्रशिक्षित किए जीवन नहीं जी सकते। वो तो क्षमता केवल बड़ी कनिष्ठ वालों की है। बुद्ध की टेढ़ी उंगलियां यदि हाथ में हो, तो बुद्ध की उंगली टेढ़ी हो तो यह शरारत और पाखंड का संकेत देती है। वही यदि उंगली सुविकसित हो तो ऐसे लोग राजनीति और व्यापार के संबंधी हर मामले में सतर्क रहते हैं। बुद्ध की टेढ़ी उंगली अगर हमें दिखती है तो ये शरारत या पाखंड का। अब देखिए, शरारत या पाखंड इसे हम अलग अभ्यास से भी देख सकते। अपनी बात मनवाने का कौशल्य भी कह सकते हैं। सारा खेल शब्दों का छल है। इसमें सत्य वचन और सत्य दृष्टिकोण इतना ही कि ये लोग अपनी, जब भी कनिष्ठा रवि पर्वत की ओर मुड़ती है, अपना कहना मनवाने की क्षमता रखते हैं। आप इसे शरारत कहो, पाखंड कहो, कुछ भी कहो, कोई फर्क नहीं। और ऐसी अगर उंगली सुविकसित हो तो ऐसे लोग अच्छे राजनीतिज्ञ, व्यापार से संबंधित हर मामले में सतर्क हो। यदि आपकी छोटी उंगली और आपकी अनामिका लंबाई की उंगली एक ही स्तर है तो आपके व्यक्तित्व लक्षण बताते हैं कि आपने आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में संतुलन चाहा है। ये लोग संतुलन के पीछे बहुत भागते हैं। संतुलन का इनका बहुत करीबी रिलेशन, हर बात में संतुलन चाहेंगे, और नहीं है तो संतुलन लाने की कोशिश करेंगे, उसके लिए डरते झगड़ते रहेंगे। बड़ी उंगली वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बलबूते पे दुनिया को नचाते हैं। छोटी उंगली वाले बड़ी उंगलियों के अक्सर प्रभाव में जीवन जीते हैं। ये अलग थलग चलने वाली प्रजाति है। ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन के संतुलन को ढूंढ रहे हैं। इनको आक्रामक भी नहीं होना और पीछे भी नहीं रहना, बीच वाले रास्ते को ढूंढते हुए चल रहे हैं। आप संयम से जीवन जीते हैं, आप अत्यधिक संगठित हैं और सब कुछ व्यवस्थित और अपनी जगह पर रखना पसंद करते हैं। जब तक आपके जीवन में कोई चुनौती नहीं, तब तक जीवन में विकास नहीं। जब तक जीवन में डर नहीं, तब तक आपके जीवन में आपके कोई नया संशोधन नहीं। छोटी कनिष्ठा और बड़ी कनिष्ठा के जीवन जीने के मायने अलग है। ये एक अलग प्रजाति है जो 3% लोग ही हैं 100 में। ये अलग प्रजाति है, अपनी हर चीज व्यवस्थित जगह पे रखना पसंद करते। हर चीज में संतुलन चाहिए, किसी से लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। हम और हमारा काम और हमारे जीवन का संतुलन, ज्यादा बड़ा भी नहीं होना है और छोटा भी होना नहीं। जहां है वहां संतुलन बनाए रखेंगे। आप अव्यवस्थित आचरण या अराजकता से दूर रहते हैं। कोई उल्टा पुल्टा करना ही नहीं है काम। जो सीधा सरल और सर्वमान्य है ऐसा ही काम करो और अपने जीवन को शांति से बिताओ। आप शांत और निर्मल स्थानों पर रहना पसंद करते हैं जो आपके मन को शांत रखने में मदद करे। कोई रिस्क नहीं चाहिए भाई साहब, इनको कोई जीवन में रिस्क नहीं चाहिए। रिस्क दो ही लोग लेते हैं, या तो बड़ी हो या फिर छोटी हो। छोटी उंगली को प्रशिक्षित किया जाए तो वो कोई भी कर सकता है। बड़ी उंगली वाले रिस्क लेने के लिए तो पैदा हुए हैं। मार्च 15 को सीधा अनाउंस कर दिया एक अधिवेशन 2026 को। दो बड़ी उंगलियां एक हो गई। लोग कह रहे थे 50 लोग आएंगे कि नहीं, 150 से ज्यादा लोग आ गए और पंजीकरण रोकना पड़ा। ये रिस्क लेने वाले ही लोग हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या होगा और सब हो जाएगा। ये चलते हैं अपनी मस्ती में, अपनी मौज में। ये लोग जो है ना, मध्य वाले 3% वाले, शांत निर्मल स्थानों पर रहना पसंद करते हैं, मन को शांत रखते हैं।
आपके पास उच्च आत्मनियंत्रण भी है, जो आपको अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहने में सक्षम बना। देखिए, प्रतिबद्धता अपने जीवन की सबसे बड़ी बात है। प्रतिबद्ध हो तो जीवन में सब कुछ हासिल है, और ये इनका बड़ा विशेष गुण है। जो भी करेंगे उसके साथ 100% निभाएंगे। एक बार मित्र किसी को चुन लिया, कोई एक आध व्यापार चुन लिया, कोई रिश्ता बना लिया, कोई निर्णय ले लिया, कोई कार्य अपने ऊपर जिम्मेदारी के ऊपर ले लिया, उसके साथ 100% अपनी प्रतिबद्धता निभाएंगे। आप किसी स्थिति से पहले पहलुओं की सावधानी पूर्वक जांच करने के बाद ही अपने निर्णय लेते हो। आपके पास आमतौर पर एक बहुत ही शांत आभा और व्यक्तित्व है, जो आपको भीड़ में अलग खड़ा करती है। कोई भी निर्णय जब लेना है तो सभी पहलुओं का सावधानी पूर्वक अभ्यास करेंगे, फिर स्वयं निर्णय लेंगे। छोटी कनिष्ठ वाले क्या करते हैं, सारी पहलुओं का अंदाजा लेते हैं, जानकारी लेते हैं, और फिर करे या ना करे इसके संदेह में रुक जाते हैं। फिर उनको कोई अगर सही रहबर मिल गया तो आगे निकल जाएंगे, नहीं तो अवसर को छोड़ देंगे। ये जांच करेंगे, परखेंगे, समझेंगे, सही लगा अपना निर्णय खुद लेंगे, किसी के पास मदद मांगने के लिए नहीं जाएंगे, न किसी को मदद करने के लिए जाएंगे। ये और इनका राज्य, इनका जीवन थोड़े अपने ही सीमित दायरे में रहने वाले हैं। आपके पास शांत, एक बहुत ही शांत आभा और व्यक्तित्व है, आपको भीड़ में अलग थलग खड़ा करता है। आप अपने भीतर के स्व और जरूरतों और इच्छाओं के साथ अत्यधिक तालमेल रखते हैं। खुद का स्वाभिमान, खुद की जरूरतें, इच्छाओं का बहुत अच्छा तालमेल, बहुत अच्छा तालमेल रखते हैं। ऐसे लोग 3% ही जीवन में पाए जाते हैं, या तो कम वाले या फिर बड़े। अब बड़े को और कम को और गहराई से समझेंगे। 11:11 हो गए। मैं माफी चाहूंगा, आज कक्षा लेट शुरू हुई, आधी घंटे, इसलिए मैंने कक्षा थोड़ी बड़ी कर ली, और आज यहीं पे रुकता हूं। जो भी आपके सवाल जवाब है हम कल विस्तार से करेंगे, या फिर कक्षा के ऊपर करेंगे, क्योंकि बहुत लेट होने के बाद आप सभी लोग अपनी प्राथमिकताओं को भी आपको समय देना होगा। तो अपन कल मिलते हैं, और पुनः कल एक बार, कल की जगह परसों मिलेंगे गुरुवार के दिन, और इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। आपको जब तक तसल्ली नहीं होती है, कनिष्ठा जब तक नहीं समझती है, ये कक्षा कनिष्ठा के ऊपर चलती रहेगी, फिर 2, 3, 4, 5 कितनी भी कक्षाएं हो, इसको समझ लेना। इसको समझ लेंगे तो जीवन में फिर चूकोगे नहीं। हस्त सामुद्रिक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा चल रहा है, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा चल रहा है, क्योंकि यही आपके जीवन के सक्सेसफुल होने की या न होने की कुंजी है। ठीक है, यहीं पे रुकते हैं आज के लिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, शुभ गुड रात्रि नाइट। सर, धन्यवाद।